भौतिक गुणधर्म हो गए। समझ में आया? अब बात करेंगे धातुओं के और अधातुओं के दोनों के रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे कि इनमें रासायनिक गुणधर्म क्या है। भौतिक गुणधर्म जो प्रकृति से मिले और रासायनिक मतलब हम इनकी क्या करेंगे, किसी ना किसी रसायन से क्रिया करवा कर देखेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ इसमें। तो अब रासायनिक गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? रासायनिक। केमिकलों के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा के देखेंगे, रसायनों के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा के देखेंगे और देखते हैं कि ये क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या गुण दिखाते हैं। समझ में आया बेटा? तो एक एक का देख ले। जैसे भौतिक गुणधर्म धातु का देखे, फिर अधातु का देखे, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। सबसे पहले किसके? धातुओं के। किसके बेटा? धातुओं के रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, धातुओं की अभिक्रियाएं करवाएंगे। सबसे पहले धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ में बेटा? ऑक्सीजन O2 के साथ में। किनकी? धातुओं की। ठीक है बेटा, तो धातुओं की क्रिया करवाएंगे O2 के साथ में और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। समझ में आया बेटा? तो ध्यान देना बेटा, ये सब एकदम इजी से बनाए हैं मैंने नोट्स, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दो। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं को हवा में गर्म करने पर वे हवा की ऑक्सीजन से संयोग करती हैं, जिससे धातुओं की ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये बोल रहा है कि धातुओं को हम ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हैं, तो धातुओं को हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे या फिर धातुओं को हम हवा में खुला छोड़ देंगे। हवा में खुला छोड़ देंगे तो क्या होता है बेटा कि हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन होती है ना, तो धातुएं हवा के संपर्क में रहती है। ठीक है, तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उस ऑक्सीजन से धातुएं क्रिया कर लेंगी। क्या कर लेंगी? क्रिया कर लेंगी और फिर क्या बना लेंगी बेटा? धातुओं का ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड बना लेंगी। ये क्या बना लेंगी बेटा? ऑक्साइड। मतलब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा लास्ट में। क्या बन जाएगा बेटा? धातु ऑक्साइड। ध्यान दो बेटा, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम को लिखते हैं बेटा Na से और पोटेशियम को लिखते हैं K से। तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम कि जो सोडियम धातु है और पोटेशियम धातु है ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है बेटा, सोडियम धातु कमरे के तापमान पर हवा की ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सोडियम ऑक्साइड बनाती है। तो ध्यान दो बेटा, हम धातुओं की रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं। तो सबसे पहला गुण हम ये देखें कि धातुओं की क्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ में करवा रहे हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। अब बात कर रहे हैं सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों धातु हैं। ठीक है बेटा, और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। अब सोडियम को जब हम हवा में खुला छोड़ते हैं तो ये हवा की ऑक्सीजन से क्या करता है? क्रिया करता है और सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। समझ में आया बेटा? पक्का? अब देखो इसको एग्जांपल से मैंने समझा दिया है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो। ठीक है, एग्जांपल से समझो बेटा। एग्जांपल में क्या है, ध्यान दो। ये रहा आपका सोडियम, लिखा है मैंने 4Na, 4Na। अब ये जो आगे लगे हुए हैं ना 4, 2, ये क्या है? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए है, जो कि आप पाठ नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, अभिक्रियाओं को संतुलित किया है। संतुलित करने का मतलब इधर जितने परमाणुओं की संख्या है उतनी ही उधर परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, तो 4 सोडियम इधर है, 4 सोडियम इधर है, इसलिए ये 4 और 2 यहाँ पे लगाए गए हैं। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, कोई डाउट हो मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो सोडियम धातु है, इसकी क्रिया करवाई ऑक्सीजन से। यही तो पढ़ रहे हैं हम, धातु का रासायनिक गुणधर्म। पहला गुणधर्म धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हैं, तो सोडियम तो आपका धातु हो गया। क्या हो गया? धातु हो गया। कौन? सोडियम। इसी के नीचे इसका नाम लिख दोगे। ठीक है, और ये कैसा है? सॉलिड है, ठोस है। एस का मतलब ठोस है, सॉलिड है। ठीक है, अब इसकी क्रिया करवाई है बेटा ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोले तो O2, और O2 क्या है? गैस है। क्या है? गैस, इसलिए छोटे से कोष्टक में G लिख दिया है। ठीक है, तो सोडियम धातु ने क्रिया की ऑक्सीजन के साथ में, सोडियम धातु ने क्रिया की ऑक्सीजन के साथ में, या ऑक्सीजन ने क्रिया की सोडियम धातु के साथ में।
तो हमने पढ़ा है कि जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। हमने पढ़ा है अभी कि धातुओं की क्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। क्या बनता है बेटा? धातु ऑक्साइड बनता है। तो बेटा ये तो रहा आपका धातु और ये रहा आपका ऑक्सीजन, दोनों ने क्रिया करी तो धातु ऑक्साइड ये बन गया। धातु ऑक्साइड ये बन गया। क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। धातु कौन है? सोडियम। और ये रहा आपका ऑक्साइड, तो क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड कैसा है बेटा? सॉलिड है। 2Na2O मतलब Na2O। समझ में आया बेटा? ये आपका हो गया धातु ऑक्साइड। समझ में आया? तो हम पढ़ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जिनमें सबसे पहला गुणधर्म ये पढ़ा कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया। तो इससे आप ये समझ गए कि धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनता है बेटा? धातु ऑक्साइड बनता है। उदाहरण के लिए सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो सोडियम ऑक्साइड बना। समझ में आया बेटा? ये आपका एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलो शाबाश बेटा, आगे बढ़े। आगे देखो, कुछ धातुओं के ऑक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं। अब बेटा अभी हमने देखा सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो सोडियम ऑक्साइड बना। क्या बना? सोडियम ऑक्साइड बना। सोडियम ऑक्साइड बन गया ना। तो कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी में कैसे होते हैं? घुलनशील। पानी के अंदर घुल जाते हैं। पानी के अंदर घुल जाते हैं। उनकी पानी के साथ अभिक्रिया होकर क्या बनता है बेटा? क्षार बनता है। क्या बनता है बेटा? क्षार बनता है। समझ में आया? अब उदाहरण के लिए देखो बेटा, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी हमने क्रिया करवाई थी सोडियम की ऑक्सीजन के साथ में। सोडियम की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाई तो धातु ऑक्साइड क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। ये रहा आपका सोडियम ऑक्साइड। ये रहा आपका सोडियम ऑक्साइड। अब इसको पानी में घोल रहे हैं। किस में घोल रहे हैं? पानी में घोल रहे हैं या पानी के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक है बेटा? तो सोडियम ऑक्साइड की पानी के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा बेटा? क्षार बनेगा ना। तो यहाँ पे आपका क्षार क्या बना? NaOH। NaOH यहाँ लिखा है 2, मतलब अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पे 2 लिखा है, 2NaOH। Na का मतलब सोडियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया जो कि क्या है? क्षार है बेटा। समझ में आया? तो आप ये समझ गए कि धातुओं की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। ठीक है बेटा? और जब कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं, धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं, उनकी क्रिया अगर पानी से करवाई जाती है ना तो क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार। उदाहरण के लिए ये एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है बेटा? पक्का? समझ में आया? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बेटा, अब बात करते हैं बेटा मैग्नीशियम की। किसकी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं? Mg से। किससे लिखते हैं बेटा? Mg से। मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि धातु की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। यहां पर इस बार धातु किसको लिया है? मैग्नीशियम को। किसको लिया है? तो मैग्नीशियम की क्रिया आप ऑक्सीजन से कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो बनेगा। धातु ऑक्साइड कौन हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रहा आपका मैग्नीशियम। ये सॉलिड होता है। इसकी क्रिया करवाई ऑक्सीजन से, ये गैस होती है, यहां पे G लिख लेना। तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है? सॉलिड है। क्या है बेटा? सॉलिड है। प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया पानी के साथ करवाते हैं तो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जो क्षार है। अभी हमने देखा था कि धातु की क्रिया ऑक्सीजन से करवाए तो धातु ऑक्साइड बनेगा, और ऑक्साइड की क्रिया पानी से करवाते हैं तो क्षार बनता है। क्या बनता है? क्षार बनता है। और वो क्षार क्या बनेगा बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH, MgOH। MgOH समझ में आ गया? तो इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? MgO है, MgO है, ये आपका क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसकी क्रिया पानी से करवाओगे H2O से तो MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार बन जाएगा। ये क्या है बेटा? क्षार है। क्या है बेटा? क्षार। समझ में आया? चलो ठीक है, शाबाश बेटा। बेटा इसमें ये पेन की जो साइज है इंक्रीज कर देता हूं, थोड़ी ज्यादा हो जाएगा क्या? चलो थोड़ा कम कर दूं।
अब ये भी ज्यादा है। करण बोल रहा है कि सर थोड़ा पेन की ये साइज बढ़ाओ। अभी सही है क्या? यस सर। या फिर और छोटा करूं? ज्यादा हो गया ना। अब सही है? सही है बेटा? चलो ठीक है। तो ये बता दिया ना मैंने। तो यहां पे आप क्या समझ गए बेटा? जब धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो धातु ऑक्साइड बनता है, और धातु ऑक्साइड की क्रिया पानी से करवाते हैं तो क्षार बनता है। तो ये हो गया धातु का रासायनिक गुण। क्या हो गया? रासायनिक गुण। पहला पढ़ लिया ना। अब दूसरा गुण पढ़ते हैं। कौन सा गुण है? दूसरा। ठीक है। अब बात करेंगे बेटा धातुओं की क्रिया। अब हम पानी से करवाएंगे। इनकी क्रिया धातुओं की किसके साथ? पानी के साथ। पहले तो ऑक्सीजन के साथ में करवा ली, अब पानी के साथ में करवाएंगे बेटा। तो पानी के साथ अभी क्रिया देखो, सोडियम बोले तो Na, पोटेशियम बोले तो K, ऐसी धातुएं हैं जो सामान्य तापमान पर ठंडे पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो समझ गए ना, धातुओं की क्रिया जब पानी के साथ में करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। समझ में आया बेटा? हाँ, ये रहा आपका धातु। कौन? सोडियम। कौन है बेटा ये? सोडियम। ये सोडियम धातु है आपकी। ये रहा पानी। दोनों की क्या करवाई अभिक्रिया? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे ध्यान दो बेटा, इसका जो एरिया है ना, इसी में इसका नाम लिखोगे, आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और कौन सी गैस मुक्त हो रही है बेटा? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही। साथ में और क्या? ऊष्मा। ऊष्मा भी बन रही है। ऊष्मा भी बन रही है। तो ध्यान दो बेटा, एस का मतलब तो होता है सॉलिड, मतलब आपका सोडियम सॉलिड है। धातु तो सॉलिड ही होती है ना। पानी, पानी क्या है? लिक्विड है। तो यहां पे मैंने AQ लिखा है। क्या लिखा है? AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस, मतलब जलीय विलयन। क्या? जलीय विलयन, मतलब जलीय है, पानी है। ठीक है। और ये भी क्या है? एक्वस, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? जलीय विलयन है। ठीक है बेटा। H2 क्या है? गैस है। और ये क्या है? ऊष्मा है। तो यहां पे आप ये समझ गए कि धातुओं की क्रिया जब पानी से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। समझ में आया बेटा? पक्का? हाँ। अब यहां पे देखो, पोटेशियम की बात करते हैं। ये रहा आपका के पोटेशियम। कैसा है? सॉलिड है। ये आपका H2O है, पानी है। एक्वस है, ये जलीय विलयन है। इसकी क्रिया हुई दोनों की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बन गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? मुक्त हो गई, प्लस ऊष्मा बन रही है। समझ में आया बेटा? हाँ, ठीक है बेटा। तो यहां पे देखो बेटा, ये जो सोडियम है ना, इसकी पानी से भी क्रिया करवाई, मतलब जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा ना ये सोडियम, ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि सोडियम क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, तीव्र क्रियाशील धातु है। तो पानी के संपर्क में जैसे ही आएगा ये ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा बेटा, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, आगे देखते हैं और क्या बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऊष्मा, और क्या मिलेगी? ऊष्मा, मतलब उसमें से आग भी निकलेगी बेटा। ब्लास्ट होगा तो आग तो निकलेगी ना बेटा, सीधी सी बात है। सही है ना? हाँ, आगे देखो बेटा, कैल्शियम धातु Ca पानी के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। पोटेशियम और सोडियम ये तो जल्दी से क्रिया कर लेते हैं पानी से। क्यों? क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील है। सही है बेटा। अब बात कर रहे हैं कैल्शियम की। कैल्शियम मतलब Ca। क्या बेटा? Ca। क्रिकेटर, यहां बेटा तू बड़ा चुलबुला बच्चा है। हाँ, चुलबुला मत बन, यहां देख, नहीं तो तेरे को सपाट कर दूंगा, देख लेना। ठीक है बेटा। तो यहां देख, कैल्शियम है, ये धातु है। कैल्शियम को Ca से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? Ca से।
पानी के साथ धीमी मतलब धीरे धीरे, पानी के साथ धीरे धीरे क्या होती है, अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होकर क्या, कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है बेटा। तो ये रहा आपका कैल्शियम, जिसे एस, क्या एस से लिखते हैं, मतलब ये सॉलिड है, कैल्शियम कैसा है, सॉलिड। इसकी पानी के साथ अभिक्रिया करवाई एक्वस, मतलब ये क्या है, पानी एक्वस है, जलीय विलयन है, ठीक है। तो पानी की अभिक्रिया कैल्शियम से करवाई तो इसकी धीमी अभिक्रिया होगी, धीरे धीरे अभिक्रिया होगी, और कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और आपका ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca का मतलब कैल्शियम, OH का ट्वाइस मतलब हाइड्रोक्साइड। कैसे पढ़ोगे इसको, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है बेटा। तो ये जलीय विलयन है और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई, ठीक है। मैग्नीशियम की क्रिया गर्म जल के साथ करवाते हैं तो H2 गैस मुक्त होती है। कैल्शियम की तो आप करवा दिए पानी के साथ में अभिक्रिया, तो धीमी गति से अभिक्रिया हुई और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, ठीक है बेटा। अब बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की कौन से पानी से करवा रहे हो, गर्म पानी से। कौन से पानी से, गर्म पानी से। तो ध्यान दो बेटा, मैग्नीशियम की क्रिया आप अगर गर्म पानी से करवा रहे हो, ये रहा आपका मैग्नीशियम, ये रहा आपका पानी, कैसा है, गर्म है, कैसा है, गर्म है। तो पानी की अभिक्रिया हुई किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, तो कौन सी गैस मुक्त हुई बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां बन रहा है, और जो कैसा है, एक्वस है, जलीय विलयन है, कैसा है, जलीय विलयन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। समझ में आया बेटा, Mg का मतलब मैग्नीशियम, OH का होल ट्वाइस का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, तो MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है बेटा, ये बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। समझ में आया बेटा, पक्का समझ में तो आ रहा है ना। तो धातुओं के हम क्या देख रहे हैं, रासायनिक गुण। धातुओं के हम क्या देख रहे हैं, रासायनिक गुण। धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से होता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइडों की क्रिया जब पानी से करवाते हैं तो क्या बनता है, क्षार बनता है। क्या बनता है, क्षार बनता है। अब दूसरा रासायनिक गुण हम देख रहे थे कि धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जब पानी के साथ में अभिक्रिया करवाई जा रही है तो कौन सी गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ऐसा दिमाग में रखते जाओ बेटा, दिमाग यहां रखो, बातें मत करो, ठीक है। बातें करोगे, बातें करने में ही दिमाग लगा रहेगा। यहां पे जुड़े रहोगे, दिमाग यहां पे लगा के रखोगे, यहीं पे याद हो जाएगा। समझ में आया बेटा। तो इनको याद रखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये समझ में ही आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है वो भी देखो, ठीक है बेटा। तो ऐसे दिमाग में रखो कि सर ने पहले पढ़ाया कि धातुओं की जब रासायनिक गुणधर्म हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाई सर ने धातुओं की, तो वहां पर धातु ऑक्साइड बन रहा था, और धातु ऑक्साइड की क्रिया जब पानी के साथ में करवाई जा रही थी तो क्षार बन रहा था, ठीक है। फिर सर ने पानी के साथ अभिक्रिया पढ़ाई धातुओं की, तो पानी के साथ अभिक्रिया हो रही है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो ये याद रहेगा ना, तभी आप ये अभिक्रिया बना पाओगे बेटा, नहीं तो अभिक्रिया नहीं बना पाओगे। और धातुओं के नाम याद रखना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये अभिक्रिया आराम से आप बना सकते हो। आपको ये दिखने में ही ऐसी डरावनी दिख रही है लेकिन ये है नहीं। अब आपको थ्योरी याद रहेगी ना, थ्योरी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि धातुओं की क्रिया पानी से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ये क्या हो गई, थ्योरी हो गई। ये आपको सेंटेंस याद है तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। धातु बोले तो मैग्नीशियम लिख दो, सोडियम लिख दो, पोटेशियम लिख दो, कैल्शियम लिख दो, और पानी का तो एक ही होता है H2O। दोनों की क्रिया कराओ, हाइड्रोजन गैस मुक्त करा दो और धातु ऑक्साइड बनवा दो साथ में, अभिक्रिया अपने आप बन जाएगी। समझ में आया। तो घर पे जाके प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस कर पाओगे जब यहां ध्यान दोगे बेटा, ठीक है। तो सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। आपको चुलबुले बच्चे नहीं बनना है, ठीक है। हाँ, चुलबुले बच्चे मतलब समझता है ना, मस्ती करने वाले, जो मस्ती करते हैं, जो बातें करते हैं, लेक्चर में ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। फिर टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं और जब उनकी पिटाई होती है, ठीक है, उनको सपोड़ा लगता है। सपोड़ा समझता है, हाँ, चनपट, रैप्टा, थाप, ठीक है बेटा। हाँ, ध्यान दो बेटा। हाँ, तो किसी को भी सपोड़ा ना लगे इसलिए सबका ध्यान यहां पे रहे। देखो, एल्यूमिनियम जिसको किससे लिखते हैं, Al से। लोहा जिसको Fe से लिखते हैं, इसे हम आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन। आयरन बोलो, लोहा बोलो, बात एक ही है, ठीक है।
जस्ता, जिसे हम Zn से लिखते हैं, ठीक है, जिसे जिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक। जस्ता ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती। यहां पे हमने धातुओं की पानी के साथ में अभिक्रिया देख रहे हैं, धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। लेकिन एल्यूमिनियम धातु, लोहा धातु और जस्ता धातु ये ऐसी है, इनकी ठंडे और गर्म किसी भी पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है बेटा। लेकिन जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। लेकिन भाप के साथ में, जलवाष्प मतलब भाप, भाप समझते हो ना, इसके साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं। समझ में आया बेटा? ये भाप के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस। यही तो पढ़ रहे हैं अपन कि धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। लेकिन ये धातुएं पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन भाप के साथ में करती हैं। किसके साथ में करती हैं? भाप के साथ में, जलवाष्प के साथ में अभिक्रिया करती हैं। और कौन सी गैस मुक्त करती हैं? हाइड्रोजन गैस। देखे बेटा कैसे? देखे क्या? देखो ध्यान दो बेटा कैसे। ये रहा आपका एल्यूमिनियम, ये पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन देखो बेटा H2O लिख दिया मैंने, H2O लिख दिया, पानी लिख दिया, लेकिन भाप भी तो पानी ही होता है। साथ में भाप लिख दोगे, क्या लिख दोगे? भाप। या फिर नीचे क्या लिख दोगे? वाष्प। क्या लिख दोगे? वाष्प। तो आपका ये एल्यूमिनियम है, ये सॉलिड है, ये धातु है। क्या है बेटा? ये धातु है, एल्यूमिनियम धातु है। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हो वाष्प के साथ में, भाप के साथ में, ठीक है। तो ये आपका एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बन गया। देखो बेटा 3 आ रहा है ना, इसलिए ट्राई। मोनो आए तो 1, 2 आए तो डाई, 3 आए तो ट्राई। तो एल्यूमिनियम, Al2 मतलब एल्यूमिनियम और O3 का मतलब ट्राइऑक्साइड। तो क्या हो गया बेटा? एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। कौन सी गैस मुक्त हो रही है बेटा? हाइड्रोजन गैस। यही तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो पानी के साथ में क्रिया नहीं करती है, चाहे पानी ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, क्रिया नहीं करेंगी, लेकिन वाष्प के साथ में, भाप के साथ में क्रिया कर लेती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। उदाहरण के लिए हो गया आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की क्रिया करवाई किसके? भाप के साथ में, वाष्प के साथ में। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। क्या कौन सी गैस मुक्त हो गई? हाइड्रोजन गैस। और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बन रहा है। समझ में आया बेटा? आगे ऐसे ही लोहा, दूसरा एग्जांपल क्या देगा बेटा? लोहा। ध्यान दो बेटा, यह आपका लोहा है, आयरन, जिसे हम आयरन भी बोलते हैं, लोहा भी बोलते हैं, Fe से लिखते हैं। कैसा होता है? सॉलिड होता है। इसकी भाप से क्रिया करवाई, वाष्प से क्रिया कराई, भाप बोलो चाहे वाष्प बोलो, इसकी क्रिया करवाई लोहे के साथ में। तो आपका यहां पे फेरिक टेट्रा ऑक्साइड। ध्यान दो बेटा, आपको मैंने बताया था मोनो मतलब डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4। टेट्रा मतलब, तो फेरिक, Fe3 का मतलब फेरिक, 4 का मतलब टेट्रा, O का मतलब ऑक्साइड, फेरिक टेट्रा ऑक्साइड। यह आपका फेरिक टेट्रा ऑक्साइड बन गया। और कौन सी गैस मुक्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस। यही पढ़ रहे हैं ना? शाबाश बेटा, आगे बढ़े। चलो ध्यान दो बेटा, अब बात करते हैं जस्ते की। एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, अब बात करते हैं जस्ते की। मतलब ये तीनों धातुएं ऐसी हैं जो पानी के साथ में क्रिया नहीं करती है, चाहे ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, लेकिन भाप के साथ में क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये धातुएं समझ में आया? अब जिंक को और देख लेते हैं। ध्यान दो बेटा जिंक को। ये रहा आपका जिंक, जो सॉलिड है क्योंकि ये धातु है। क्या है ये? जिंक भी बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं। ये पानी बोले तो वाष्प है, भाप है, ये इसके साथ में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड बना। जिंक ऑक्साइड तो सॉलिड ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। समझ में आया? अब इसको प्रैक्टिकल से देख ले। क्या? ऐसे देखो, कैसे? ऐसे, कैसे? ऐसे। शाबाश, जोश होना चाहिए। हाउ इज द जोश? शाबाश, ध्यान दो बेटा। अब देखो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं आपको। प्रैक्टिकल देखो। देखो यहां पर मैंने एक धातु का नमूना लिया है। ये रहा धातु का नमूना, ठीक है बेटा। अब ये नमूना आपका एल्यूमिनियम भी हो सकता है, अभी अभिक्रिया दिखाई है तीनों, और लोहा भी हो सकता है,
और Zn जिंक जस्ता भी हो सकता। हमने देख लिया कि ये तीनों पानी से अभिक्रिया तो नहीं करती हैं, चाहे ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, लेकिन वाष्प से क्रिया करती है, भाप से क्रिया करती है, भाप से नहीं, भाप से। ठीक है। पानी में भिगोया हुआ कपास का फौआ। ठीक है। तो देखो, ये देखो फौआ है, ये कपास है, ये क्या है? कपास है। क्या है बेटा? कपास। अब यहां से बर्नर से इसको क्या किया जाता है? गरम किया जाता है। देखो ये आग निकल रही है, ठीक है, निकल रही है ना, आग निकली। अब ये अंदर परख नली के अंदर है, ये क्या है? परख नली। परख नली के अंदर कपास का फौआ है, वो भिगाया हुआ है। क्या किया हुआ है? भिगाया हुआ, पानी में भिगाया हुआ है। अब ये गर्म होगा, गर्म होगा तो इससे भाप निकलेगी, भाप जाएगी, इस धातु से टकराएगी। अब ये धातु एल्यूमिनियम भी हो सकती है, लोहा भी हो सकती है और जिंक भी हो सकती है। इनसे टकराई भाप है। अब भाप इससे टकराई तो फिर यहां पे बेटा कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब ये भी पढ़ा है ना, भाप से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है। और वो जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड तो यही है, धातु ऑक्साइड तो यही रहेगा, लेकिन H2 गैस भी मुक्त होगी। H2 गैस मुक्त हुई और वो परख नली के अंदर से जाएगी, क्योंकि अंदर तो पूरा, यहां तो पूरा बंद किया हुआ है, कोर्क लगा के। क्या लगा के? रबर का कोर्क लगा के बंद किया है। अब यहां से बेटा ये H2 गैस जा रही है परख नली के अंदर से। और यहां पे देखो बेटा, ये साबुन का पानी भरा हुआ है इस टब में। इस टब के अंदर क्या बना हुआ है? साबुन का पानी। कौन सा पानी भरा हुआ है? साबुन का पानी। अब साबुन का पानी इसमें भरा हुआ है, अब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जा रही है, तो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में निकलेगी। यहां पर कैसे निकलेगी? बुलबुलों के रूप में। अब देखो ये बुलबुले दिख रहे हैं ना, ये किसके हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस के। समझ में आए? तो ऐसे अपन ने प्रैक्टिकल किया, बर्नर लिया, यहाँ पे गर्म किया फौवे को, तो यहां से भाप निकली, भाप इस धातु से टकराई, धातु से टकराई तो अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया हुई तो हाइड्रोजन गैस निकली, गैस निकली तो इधर से आई, इधर से आई, आप में बुलबुले दिखाई दिए, और वो बुलबुले किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। हमें ये प्रैक्टिकल से समझ गया। समझ में आया बेटा? हाँ, तो ये बुलबुले किसके हैं? गैस के, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है। तो यहां पे हमने देख ली धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया, और वो धातु कौन कौन सी हैं? Fe है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, क्योंकि ये पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, भाप से करती है। और बाकी धातुएं पोटेशियम हो गई, सोडियम हो गई, वो क्या करती हैं? पानी से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। वो अब ऊपर अपन ने देख लिया बेटा। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? रासायनिक गुण। किनका? धातुओं का। धातुओं का रासायनिक गुण पढ़ लिया ना? 2 गुण पढ़ लिए। पहला गुण क्या पढ़े? ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया है धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड की क्रिया जब पानी से करवाते हैं तो क्या बनता है? क्षार बनता है। ठीक है। पहला गुण ये देख लिया। दूसरा गुण ये देखा कि धातुओं की पानी से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से देख लिया, ऑक्सीजन के बाद में पानी से जब अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है बेटा, समझ में आया ना? तो सबसे तेज क्रियाशील सोडियम है और पोटेशियम है, इनकी पानी से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये सीधे ब्लास्ट हो जाते हैं, तो इनसे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, प्लस ऊष्मा भी निकलती। सही है ना बेटा? इसके बाद में हम देखें, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो पानी से क्रिया नहीं करती है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा। अब पानी से क्रिया नहीं कर रही है, चाहे पानी ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, लेकिन किससे क्रिया करेंगे? भाप से। भाप से, वाष्प से क्रिया कर लेंगे, और वाष्प से क्रिया करेंगे क्या? कौन सी गैस मुक्त करेंगे? हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? शाबाश बेटा। अब बेटा आगे का गुण पढ़ते हैं। तीसरा गुण अब हम पढ़ते हैं धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ देख ली, पानी के साथ देख ली, अब अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है बेटा, देखो धातुओं की अम्लों के साथ क्या देखेंगे? अभिक्रिया देखेंगे। देखो बेटा, एल्यूमिनियम किसको लिखते हैं? Al से। मैग्नीशियम बोले तो Mg, लोहा बोले तो Fe, जस्ता बोले तो Zn। धातुओं की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को किससे लिखते हैं? H2SO4 से। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे लिखते हैं? HCl से। तो बेटा एल्यूमिनियम की, जिंक की, मैग्नीशियम की, लोहे की, इनकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से। कौन से अम्ल से? सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है फॉर्मूला? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl,
के साथ करवाते हैं तो धातुओं के सल्फेट या क्लोराइड लवण बनते हैं। तो बेटा इसमें क्या समझे, जो धातुएं होती हैं, अब धातुएं कौन कौन सी लिए, देखो बेटा एल्यूमिनियम लिया है, मैग्नीशियम लिया है, लोहा लिया है, जिंक लिया है, ठीक है। अब इनकी क्रिया हम एक बार तो H2SO4 से करवाएंगे और एक बार HCl से करवाएंगे, दोनों से इनकी अभी क्रिया करवाएंगे और हम देखेंगे क्या बन रहा है। तो बेटा H2SO4 से जब हम क्रिया करवाते हैं इनकी तो सल्फेट बनता है, धातुओं का क्या बनता है, सल्फेट, धातु सल्फेट बनता है, ठीक है। और HCl से करवाते हैं तो धातुओं का क्लोराइड बनता है, क्या, लवण, सल्फेट लवण और क्लोराइड लवण। समझ में आया बेटा। तो धातुओं की जब अम्लों से क्रिया करवाई जाती है तो धातु सल्फेट लवण बनता है और धातु क्लोराइड लवण बनता है। समझ में आया, शाबाश, दिमाग में रखते जाओ अब भी से, ठीक है। अब देखो इस अभिक्रिया में H2 गैस मुक्त होती है। जब आप धातुओं की क्रिया अम्लों से करवाओगे ना तो साथ में लवण तो बनेगा ही, धातु सल्फेट लवण भी बनेगा, धातु क्लोराइड लवण भी बनेगा। धातु क्लोराइड लवण कब बनेगा, जब धातु की क्रिया HCl से करवाओगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाओगे, और जब धातु की क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाओगे तो सल्फेट लवण बनेगा। ये लवण तो बनेंगे ही, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगी। कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, याद रहेगा, पक्का, शाबाश। इन धातुओं की क्रियाशीलता निम्नलिखित क्रम से दर्शाई जाती है। अब देखो बेटा ये जो धातु है ना इनकी क्रियाशीलता दिखाइए। सबसे अधिक क्रियाशील यहां पे बताया है किसको, Mg को, मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, देखो इसलिए इसकी तरफ मुंह खोला है, ठीक है, ठीक है बेटा। इससे कम क्रियाशील कौन है, एल्यूमिनियम, इससे कम जिंक, इससे कम लोहा Fe, ठीक है। तो लोहे से ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक, जिंक से ज्यादा क्रियाशील कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा क्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम। समझ में आया, शाबाश। आगे चलो, इन धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। अभी हमने देखा बेटा कि धातुओं की हम अम्लों से क्रिया करवाएंगे, किन से क्रिया करवाएंगे, अम्लों से। तो सबसे पहले इन धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में भी क्रिया देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, क्या, HCl। इस HCl के साथ में इनकी अभिक्रिया देख लेते हैं। ये रहा आपका धातु मैग्नीशियम जो कैसा है, सॉलिड है। ये रहा आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि कैसा है, तनु है। कैसा है, तनु, सांद्र नहीं है, प्योर नहीं है, मतलब इसमें मिलावट है पानी की, ठीक है। तो ये पतला हो गया, तनु हो गया, ठीक है बेटा। तो मैग्नीशियम की क्रिया HCl से करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा रहे हैं। तो हमने क्या देखा था कि क्लोराइड लवण बनते हैं धातु के, ठीक है। तो धातु का क्लोराइड लवण यहां पे MgCl2 बना, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बना, मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बन गया। और क्या देखा था, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये देखो बेटा आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है यहां पे। समझ में आया, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों कि जब धातुओं की क्रिया अम्लों से करवाते हैं तो लवण बनते हैं धातुओं के। जैसे हाइड्रोक्लोरिक से करवाओगे तो हाइड्रोक्लोरिक लवण बनेगा, और H2SO4 से करवाओगे तो सल्फेट लवण बनेगा। साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहां पे एग्जांपल मैंने दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की क्रिया तनु HCl के साथ में करवाई तो यहां पे धातु मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। समझ में आया बेटा? आगे देखो बेटा, दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं। एल्यूमिनियम की क्रिया करवा रहे हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। ये जलीय विलयन है एक्वस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है, और एल्यूमिनियम सॉलिड है, ठीक है। इन दोनों की क्रिया करवाई तो एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण बना, ठीक है। और कौन सी गैस मुक्त हुई? हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। समझ में आ गया? तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सही है बेटा? आगे बढ़े। ऐसे ही मैंने और एग्जाम्पल दे दिया, जिंक का दे दिया। जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करवाई तो जिंक क्लोराइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। समझ में आया बेटा? ऐसे ही और एग्जांपल दिया हूं। लोहा है, लोहे की क्रिया HCl से करवाई, मतलब धातुओं की क्रिया करवा रहे हैं अम्लों के साथ में। ये तो अम्ल है HCl, ये सब जगह है, लेकिन धातु बदलती जा रही है, ठीक है बेटा। तो यहां लोहा की क्रिया करवाई है, यहां जिंक की क्रिया करवाई है, यहां एल्यूमिनियम की क्रिया करवाई है, यहां मैग्नीशियम की क्रिया करवाई है।
और यहां पर ये धातु क्लोराइड लवण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? धातु क्लोराइड लवण। ठीक है, और साथ में कौन सी गैस मुक्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो लोहे की क्रिया HCl से करवाई तो आयरन क्लोराइड लवण बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। समझ में आया बेटा? पक्का? तो ये तो मैंने HCl के साथ में अभी क्रिया करवा दी सब धातुओं की। किन के साथ में? HCl से। तो धातुओं की क्रिया जब अम्लों से करवाते हैं तो लवण बनता है। अगर HCl से करवा रहे हैं तो क्लोराइड लवण बनता है। पोटेशियम से करवाते हैं तो सल्फेट लवण बनता है। तो HCl से तो करवा दी, क्लोराइड लवण बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। अब मैं सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाऊंगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है बेटा H2SO4। क्या होता है? H2SO4। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी क्रिया किससे करवाऊंगा? अब धातुओं से। किन से? धातुओं से। लोहे से भी करवाऊंगा, जिंक से भी करवाऊंगा। अब इनसे क्रिया करवाएंगे तो सल्फेट लवण बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सल्फेट लवण। ठीक है, इनसे करवाए थे तो क्लोराइड लवण बन रहा था। कौन सा लवण बन रहा था? क्लोराइड लवण, आयरन क्लोराइड लवण, ऐसा बन रहा था ना। HCl से करवा रहे थे तो किससे? HCl से करवा। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो? इसलिए यहाँ पे सल्फेट लवण बनेगा। कैसा बनेगा? सल्फेट लवण। और साथ में कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस। ये तो हमें मालूम ही है कि धातुओं की क्रिया जब अम्लों से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और क्लोराइड लवण और सल्फेट लवण बनते हैं। सल्फेट लवण कब बनते हैं? जब H2SO4 से करवाते हैं। और क्लोराइड लवण कब बनते हैं? जब HCl से करवाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा कुछ? तो ध्यान दो बेटा, यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप आसानी से समझ सकते हो, इनको समझाने की जरूरत ही नहीं बेटा। ठीक है, एक समझा देता हूं, बाकी आप समझ जाओगे। ये रहा आपका धातु, लोहा है। धातु कौन है? लोहा। कैसा है? सॉलिड है। सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा रहे हैं इस बार अभी क्रिया, और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है? तनु है। कैसा है? तनु, पतला। ठीक है, पानी मिलावटी है इसमें। ठीक है, प्योर नहीं है। और इसका जलीय विलयन है एक्वस, मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है? जलीय विलयन। तनु सल्फ्यूरिक का जलीय विलयन आपको दिया गया है, इसके अंदर आपने लोहा डाल दिया। क्या डाल दिया? लोहा इसके अंदर डाल दिया। तो दोनों की क्या हुई? क्रिया हुई। दोनों की क्या हुई? क्रिया हुई। अभिक्रिया हो गई। ठीक है, और अभिक्रियाओं के क्या बन गया? फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो ये आपका आयरन सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। कैसे बेटा? ये देखो आपका Fe है ना, दिख रहा है बेटा? ध्यान दो बेटा, ये आपका Fe है, लोहा है। आपको यहां पे समझा देता हूं ये भी क्रिया कैसे होती है। देखो बेटा, एक मैंने बिग कर लिया है। ठीक है, एक कांच का पात्र ले लिया, इसके अंदर H2SO4 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? H2SO4 इसके अंदर भरा हुआ है। मैंने लोहे का टुकड़ा लिया। क्या लिया? लोहे का। इस टुकड़े को इसके अंदर डाल दिया। इस लोहे के टुकड़े को इसके अंदर डाला। ठीक है बेटा, Fe को इसके अंदर डाल दिया मैंने। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करेंगे। ठीक है बेटा, अभिक्रिया करेंगे तो इसके अंदर एक गैस बनेगी। क्या बनेगी? और वो गैस कौन सी बनेगी? वो बाहर निकलेगी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगी, वो बाहर निकल जाएगी। और इसके अंदर जो बच गया, इसके अंदर जो बच गया वो सल्फेट लवण है। क्या है? सल्फेट लवण। अब समझ में आ गया अभिक्रियाएं क्या होती है? ये अभिक्रिया, मतलब कांच का पात्र लिया, उसमें मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर मैंने लोहे का टुकड़ा डाल दिया, टुकड़ा इसके अंदर डाला, तो दोनों ने क्या की बेटा? अभिक्रिया कर ली। अभिक्रिया कर ली तो इससे गैस बनेगी इसके अंदर, और वो गैस कौन सी होगी? वो तो बाहर निकल जाएगी। और इसके अंदर जो बच रहा है विलयन, जो एक्वस विलयन बच रहा है ना, एक क्यू जो बच रहा है, जो जलीय विलयन बच रहा है, वो सल्फेट लवण है। क्या है वो? सल्फेट लवण इसके अंदर बच रहा है। तो ये अभिक्रिया को इसको लिख कर ऐसा दिखा दिया, अभिक्रिया ऐसे करवाई, इसको ये लिख कर दिखा दिया। ये रहा आपका लोहा, इसकी क्रिया करवाई H2SO4 के। बेटा बीच में प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस। मतलब दोनों ने क्या की? अभिक्रिया की। अभिक्रिया की तो क्या बना? फेरस सल्फेट का ये जलीय विलयन बन गया एक्वस, और हाइड्रोजन गैस इसमें से मुक्त हो रही है। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? शाबाश बेटा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लो, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लो बेटा। इस बार जिंक धातु ले लिया, थोड़ी देर पहले लोहा लिया था, अभी जिंक ले लिया, इसके अंदर डाल दिया H2SO4 के अंदर, दोनों की अभिक्रिया हुई, जिंक सल्फेट का लवण बन गया। जिंक सल्फेट का क्या बन गया? और कौन सी गैस मुक्त हो गई? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई।
समझ में आया बेटा? पक्का? चलो बेटा, ऐसे ही बेटा इस बार मैग्नीशियम धातु ले लिया, इस बार क्या ले लिया? सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डाल दिया, तनु सल्फ्यूरिक अंदर के अंदर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई और लवण कौन सा बना? मैग्नीशियम सल्फेट लवण बन गया। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब इसको मैंने यहां पे प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। क्या दिखा दिया बेटा? प्रैक्टिकल करके। तो प्रैक्टिकल करके देख लो बेटा, ये आपका स्टैंड हो गया, ये स्टैंड है। ठीक है बेटा, ये क्या है? स्टैंड है। ये परख नली है, ये क्या है? परख नली है। इसके अंदर कौन सा अम्ल डाला मैंने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल डाला? H2SO4 भी डाल के देख लेना, HCl भी डाल के देख लेना। इस बार कौन सा डाल रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक। ये दोनों अभिक्रियाएं तो अपन ने पढ़ी ली, प्रैक्टिकल देखो कैसे। तो तनु HCl इसके अंदर भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया? जिंक के कण डाल दिए, जिंक के टुकड़े इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर जैसे ही जिंक के टुकड़े डाले तो इसके अंदर गैस बनेगी। क्या बनेगी? गैस। अब वो गैस यहीं से निकलेगी, क्योंकि यहां तो कोर्क से बंद किया हुआ है। कोर्क से क्या किया हुआ है बेटा? बंद किया हुआ है। तो गैस इस नली से होकर जाएगी। ठीक है बेटा, इस नली से होकर जाएगी। और यहां पर देखो साबुन का पानी भरा हुआ है, टब में साबुन का पानी भरा हुआ है। अब इस टब में जब गैस जाएगी तो बुलबुलों के रूप में फिर साबुन, देखो साबुन के पानी में जब हवा मारते हैं तो बुलबुले निकलते हैं ना, तो ये गैस इसके अंदर जाएगी तो ये बुलबुले बाहर निकलेंगे। ठीक है, बुलबुले बाहर निकलेंगे, साबुन के बुलबुले। और उन बुलबुलों के अंदर हाइड्रोजन गैस है। उन बुलबुलों के अंदर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। अब जलती हुई मोमबत्ती इसके सामने लेके जाएंगे तो ये फटफट की ध्वनि के साथ में फूटेंगे। फटफट की ध्वनि के साथ में ये जल जाएंगे बेटा, फटफट की ध्वनि के साथ में ये जल जाएंगे। अब ये फटफट की ध्वनि हमें क्या संदेश देती है? कि ये हाइड्रोजन गैस है। क्या है ये बेटा? हाइड्रोजन गैस। तो ये प्रैक्टिकल हो गया, ये प्रैक्टिकल करके देखा वैज्ञानिकों ने, तभी इतना सारा लिख दिया और आपने पढ़ लिया अभी अभी। समझ में आया बेटा? समझ में आया ना बेटा? तो ये प्रैक्टिकल हो गया। हाँ बेटा, ताकि बुलबुले बाहर निकले। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, देखा ना, उनके पास वो खिलौना, फिर हवा मारते हैं वो बुलबुले निकलते हैं। तो ये बुलबुले निकलने के लिए ही साबुन का पानी लिया है। ठीक है, ताकि आपको वो बुलबुले दिखे और उन बुलबुलों के सामने आप जलती हुई मोमबत्ती ऐसे ले जाओ और उनको चेक करो कि ये हाइड्रोजन गैस के ही बुलबुले हैं कि क्या है। समझ में बेटा? तो सामने लेके गए इन बुलबुलों के, तो ये बुलबुले चट चट फटफट की आवाज की ध्वनि के साथ में जलने लगे। आप समझ गए कि क्या है? ये तो हाइड्रोजन गैस है। समझ में आया बेटा? हाँ। तो ये प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, तो मेरे बच्चों ध्यान दो, हम पढ़ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। पहला गुणधर्म हमने देख लिया, ऑक्सीजन के साथ में धातुओं की क्रिया। तो क्या बना? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड की क्रिया पानी से करवाते हैं तो क्षार बना। ठीक है, फिर दूसरा गुणधर्म देखा, पानी के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जब पानी के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, फिर तीसरा हमने पढ़ लिया, उसमें यह भी देखा था कि कुछ धातु ऐसी होती हैं जो पानी के साथ क्रिया नहीं करते, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा। वो फिर किसके साथ में क्रिया करेंगी? वाष्प के साथ में, पानी के भाप के साथ में क्रिया करेंगे और भाप के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो उसका हम प्रैक्टिकल के तौर पर भी देख लिए और अभिक्रियाएं भी देख ली और पढ़ के भी देख लिया। इसके बाद में तीसरा रासायनिक गुणधर्म हमने क्या पढ़ा? धातुओं के अम्लों के साथ में अभिक्रिया। तो धातुएं क्या होती हैं? अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और क्या बनता है? क्लोराइड लवण भी बनता है और सल्फेट लवण भी बनता है। क्लोराइड लवण कब बनेगा? जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में धातुओं की क्रिया करवाओगे तो क्लोराइड लवण बनेगा। ठीक है, और जो अम्ल होना चाहिए वो तनु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तनु, सांद्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्योर नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मिलावटी होना चाहिए। ठीक है, और जो H2SO4 है, जब उसके साथ में क्रिया करवाओगे तो सल्फेट लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस दोनों में ही मुक्त होगी। तो ये हमने देख लिया रासायनिक गुण। तो ये रासायनिक गुण चल रहे हैं धातुओं के। अगर एग्जाम में आ जाए धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखो तो जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिख दोगे। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखो तो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म भी आप लिख सकते हो। आपको बोले कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखो तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म मैंने 3 आपको अभी तक पढ़ा दिए। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। ध्यान दो बेटा,
धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ में अभिक्रिया देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो अम्ल कौन कौन के साथ में देख लिए, HCl के साथ में देख लिए, H2SO4 के साथ में देख लिए, इन दोनों के साथ में तो देख लिए। इसके साथ में क्लोराइड लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, इसके साथ में सल्फेट लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक है बेटा। अब देखेंगे धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया, किसके साथ में बेटा, नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान दो, धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने हैं तो धातुओं के नाइट्रेट लवण बनते हैं। ध्यान दो बेटा, जब धातुओं की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो नाइट्रेट लवण बनता है। क्या बनता है, नाइट्रेट लवण। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं तो ऐसे जवाब दे देना बेटा, आपका पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा हुआ तो है लेकिन ध्यान अगर आपने दिया है तो आप जवाब दे सकते हैं बेटा, नहीं तो बाहर आके बोलेंगे यार पेपर बहुत हार्ड बनाया था यार बनाने वाला ऐसा सोच रहा था कि बच्चे फेल हो जाए। बेटा कोई भी एग्जामिनर, कोई भी जो पेपर बनाने वाला होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं सोचता है कि बच्चा फेल हो जाए या बच्चे को कम मार्क्स मिले। सब ऐसा चाहते हैं बच्चे को अच्छा मार्क्स मिले, पेपर उसके लिए इजी जाए। लेकिन तुम क्या होते हो, पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, तो नहीं पढ़ते हो इसलिए आपको पेपर हार्ड दिखता है, डरावना दिखता है, बब्बर शेर दिखता है आपको। ठीक है, और अगर आपने ट्रेनिंग ली है, अच्छे से पढ़ी है, तो उस बब्बर शेर का सामना कर सकते हो। समझ में आया? हाँ, ध्यान दो बेटा। तो ध्यान दिए क्या, धातुओं की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो क्या बनता है बेटा, नाइट्रेट लवण। क्या बनते हैं, नाइट्रेट लवण। नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता के अनुसार नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड बनते हैं। ध्यान दो बेटा, इस बात के ऊपर ध्यान दो। ये तो देख लिया कि धातुओं की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो नाइट्रेट लवण बनता है, लेकिन आप जो नाइट्रिक अम्ल ले रहे हो, आप जो अभी क्रिया करवाने के लिए धातुओं के साथ किसकी क्रिया करवा रहे हो, नाइट्रिक अम्ल की। अब ये नाइट्रिक अम्ल कितना सांद्र है, कितना तनु है, ठीक है बेटा। तो इसकी सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑक्साइड बने, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बने। तो नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड बनेंगे, N2O, NO, NO2। N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम बेटा क्या कहते हैं, हास गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हास गैस भी कहते हैं, हास। ठीक है, हास गैस, या फिर इसे इंग्लिश में लाफिंग गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, मतलब इस गैस को जब सूंघते हैं ना तो हंसी ऐसी आती है। चाहे आप दुख में हो, ये गैस सूंघा दिया तो जोर जोर से हंसोगे बेटा, जोर जोर से हंसोगे, और हंसी रुकेगी ही नहीं। फिर इसके लिए आपको खुले में लेके जाना पड़ेगा जहां पर भरपूर हवा आ रही है, वहां हवा में आप अच्छे से सांस लोगे तो इसका धीरे धीरे असर कम हो जाएगा। समझ में आया बेटा? तो जब बेटा हम धातुओं की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवाते हैं तो नाइट्रेट लवण बनता है, और ये नाइट्रिक अम्ल कितना सांद्र है, कितना तनु है, ठीक है, इसके आधार पर नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड बनेंगे। एक तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, हास गैस कहते हैं। एक बनेगा बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। एक ऑक्सीजन है इसलिए मोनोऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन इसलिए डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड बनेंगे, और ये तीनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल कितना सांद्र है, नाइट्रिक अम्ल कितना सांद्र है। समझ में आया बेटा? हाँ, तनु और सांद्र तो पता ही है आपको, तनु मतलब पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, समझ में तो आ रहा है ना? मजा आ रहा है? हाउ इज द जोश? शाबाश। अब ध्यान दो बेटा, कॉपर, कॉपर क्या है बेटा? तांबा, और तांबा क्या है? धातु, धातु है ना। ये क्या है आपका? नाइट्रिक अम्ल। क्या है बेटा? हम क्या देख रहे हैं? धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया। ये हो गया आपका धातु, ठीक है, जो कि कौन है? कॉपर है, तांबा है, इसको तांबा भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसकी क्रिया करवा रहे हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में। ये इसका नाम यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है मैंने आपको समझने के लिए कि इसको हम क्या बोलते हैं? सांद्र नाइट्रिक अम्ल। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल,
HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल, जो कि कैसा है, सांद्र है। ठीक है बेटा, इन दोनों ने क्या की, अभिक्रिया की। दोनों ने क्या की, अभिक्रिया। मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के अंदर आपने कॉपर को डुबा दिया, कॉपर को उसमें डाल दिया, दोनों ने क्या की, अभिक्रिया की। अभिक्रिया करके क्या बना बेटा, कॉपर डाई नाइट्रेट। Cu का मतलब कॉपर, यहां 2 लिखा हुआ है कोष्टक के इधर, इसका मतलब डाई, तो क्या हो गया, कॉपर डाई। और NO3 का मतलब नाइट्रेट, तो क्या बन गया बेटा, कॉपर डाई नाइट्रेट। और क्या बना आगे, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या बना, पानी बना। और क्या बना, पानी बना। तो बेटा अभी हमने देखा कि धातुओं की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से करवाई जाती है तो क्या बनते हैं, नाइट्रेट लवण बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, नाइट्रेट लवण बनते हैं। तो ये देखो बेटा आपके रहे नाइट्रेट लवण, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, इसके 3 अणु बनेंगे सांद्रता के हिसाब से। तो पहला अणु यहाँ पे देखो बेटा NO2 बना है, जो कि क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। समझ में आया बेटा, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। इस बार यहाँ पे सांद्र लिया है, इस बार तनु लेते हैं। कैसा लेते हैं, तनु। अभिक्रिया वही है, अभिक्रिया यहां पे सांद्र लिया था, यहां पे तनु ले रहे हैं। यहां पे गाढ़ा लिया था, यहां पे पतला ले रहे हैं। यहां पे प्योर ले रहे थे, यहां पे मिलावटी ले रहे हैं, HNO3। ठीक है। अब इसके अंदर कॉपर को डाला, तनु के अंदर, तनु नाइट्रिक अम्ल के अंदर आपने क्या डाला, कॉपर को डाल दिया। तो क्या बना बेटा, CuNO3 का होल ट्वाइस, मतलब कॉपर डाई नाइट्रेट, यही बन रहा है। ठीक है बेटा, यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था, यहां पर अब देखो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। नाइट्रोजन मोनो मतलब एक, ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना। तो मैंने आपको लिखवाया था ना कि नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड बनेंगे, एक तो नाइट्रस जिसको हास गैस कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं, एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सांद्र था तो इसलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, तनु था इसलिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है बेटा, और साथ में पानी बन रहा है। समझ में आया बेटा, और ये आपके नाइट्रेट लवण बन रहे हैं। ये आपके क्या बन रहे हैं, नाइट्रेट लवण। समझ में आया बेटा, पक्का, ठीक है। एक फोन आ गया अर्जेंट। हेलो, नहीं बात करना है, ठीक, चलो। अरे कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं, हाँ, बोल रहे हैं लोन ले लो 10-20 करोड़ का। मैं बोला 10-20 करोड़ वो तो मेरे पास है, आप ही लेके जाओ मेरे पास लोन, है ना। हाँ, आपको चाहिए हवेली पे आ जाना, ठीक है। हाँ, आगे देखो बेटा, बथेरे पैसे हैं, 1-2 को नहीं लेके जाना चाहिए, तो ठीक है। चलो आगे देखो बेटा। तो बेटा हम देख रहे हैं धातुओं की रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया देख ली धातुओं की, पानी के साथ में अभिक्रिया देख ली, अम्लों के साथ में देख ली, और नाइट्रिक अम्ल के साथ में देख ली। अब बात करते हैं बेटा अम्लराज की। किसकी, अम्लराज, मतलब अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, ठीक है बेटा, अम्लराज। जैसे तुम सबका राजा गणेश, शूटर अपना, हाँ, अपना शूटर तुम सबका राजा है, ऐसे ही सभी अम्लों का राजा अम्लराज। कौन, अम्लराज। ठीक है बेटा, देखते हैं अम्लराज क्या होता है। अम्लराज क्या होता है, ध्यान दो बेटा। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक जिसे हम HCl से लिखते हैं, वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसे HNO3 से लिखते हैं। इन दोनों को क्या किया जाता है बेटा, मिश्रित किया जाता है, और इन दोनों की अभिक्रिया करवा के जो विलयन बनाया जाता है, और वो अनुपात कितना होता है दोनों का, 3:1। इससे बेटा जो मिश्रण बनेगा ताजा, इन दोनों से जो ताजा मिश्रण बनेगा 3:1 से, उसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अम्लराज अत्यंत तीव्र क्षरणकारी तथा धुमायमान द्रव है, मतलब यह तेजी से क्षरण कर देता है। क्षरण मतलब कोई भी धातु इसके अंदर डालोगे उसको पिघला देगा, जल्दी से उसको क्या कर देगा, पिघला देगा, उसका क्षरण कर देगा, उसको भस्म कर देगा, उसको नष्ट कर देगा, उसको पिघला देगा, उसका खात्मा कर देगा। समझ में आया बेटा। और अत्यधिक धुमायमान है, धुमायमान ये ज्यादा क्रियाशील है, जल्दी से क्रिया कर लेता है। समझ में आया, और उस धातु का क्षरण कर देगा। मतलब अम्लराज के अंदर आप कौन सी भी धातु डालोगे जल्दी से उसको पिघला देगा, समझ में आया बेटा। अगर एग्जाम में पूछे अम्लराज के बारे में तो ये लिख देना बेटा,
ठीक है। अब बात करते हैं अम्लराज एक ऐसा द्रव है, ऐसा लिक्विड है जो सभी पदार्थों को पिघला देता है। यह है सोना Au, सोने को लिखते हैं Au से, प्लेटिनम Pt जैसी राज धातुओं को भी पिघला देता है। ये राज धातु है सोना और प्लेटिनम। सोना महंगा है ना, और इससे भी महंगा प्लेटिनम है, इससे भी महंगा प्लेटिनम है। ये धातुओं की राजा है, धातुओं की राजा, सोना और प्लेटिनम। ये राजाओं को ही पिघला देता है अम्लराज, क्योंकि वो भी तो अम्लराज है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया बेटा? चलो आगे देखो, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, देखो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हम धातुओं के और अधातुओं के दोनों के भौतिक गुणधर्म देखेंगे, धातुओं के और अधातुओं के दोनों के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म तो हमने देख लिए, अधातुओं के भी हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। और यह भी बताया था कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी भी इस चैप्टर में हम देखेंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है बेटा, तो आप ये लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी आप नाम से ही समझ जाओ, मतलब धातुओं की एक श्रेणी बनाई जा रही है, धातुओं की एक सीरीज बनाई जा रही है। और कैसे? उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है उसको आगे, उससे कम क्रियाशील उसके पीछे, उससे कम क्रियाशील उसके पीछे, उससे कम क्रियाशील उसके पीछे, ऐसे करके एक सीरीज बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। और वो जो सीरीज मिल रही है, वो जो श्रेणी मिल रही है, उसी को हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो लिखना कैसे है, देखो, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर, मतलब कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है, कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है। तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उनकी आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। मतलब धातुओं की क्रियाशीलता देखी जा रही है और क्रियाशीलता देखकर उनको आरोही क्रम में रखा जाएगा या तो, या फिर अवरोही क्रम में रखा जाएगा, ठीक है। और रखी गई व्यवस्था को धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। मतलब धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनकी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में उनकी व्यवस्था की जा रही है, और इसी व्यवस्था से जो श्रेणी प्राप्त होगी उसी को हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अभिक्रियाशीलता श्रेणी। समझ में आ रहा है? समझने पे जोर डालो, समझने पे जोर डालो बेटा। ध्यान दो क्या सिखा रहे हैं, ठीक हो? ध्यान दो बेटा, क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है। धातुएं क्रिया करती है, अब कौन सी कितनी क्रियाशील है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला अधिक क्रियाशील धातु, दूसरा मध्यम क्रियाशील धातु, तीसरा कम क्रियाशील धातु। ऐसे इनके 3 भाग बना दिए, 3 पार्ट बना दिए बेटा। सबसे ज्यादा क्रिया करती है उनको पहले में रखा, उससे जो कम करती है उसको दूसरे में, और उनसे भी जो कम करती है उनको तीसरे में। समझ में आया बेटा? तो क्रियाशीलता के आधार पर इनके 3 भागों में इनको डिवाइड कर दिया, और ये रही आपकी क्रियाशीलता श्रेणी। इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूं, माइनस करता हूं, ताकि आपको दिखाई दे पूरा। दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। पक्का? यस सर। चलो ध्यान दो बेटा, यह भी क्रियाशीलता श्रेणी है। क्या है बेटा? अभी क्रियाशीलता श्रेणी। सबसे पहले ऊपर किसको रखा गया है? पोटेशियम को, के को, फिर बाद में सोडियम को, फिर बाद में लिथियम, फिर बाद में मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम है, के है, फिर उससे कम क्रियाशील सोडियम है, उससे कम क्रियाशील लिथियम है, उससे कम क्रियाशील कैल्शियम। तो ये अधिक क्रियाशील धातु हो गई। ये सब क्या हो गई? अधिक क्रियाशील धातु हो गई। धातु अधिक क्रियाशील धातु, मतलब ये सब अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मध्यम क्रियाशील धातु की। तो ये है मध्यम क्रियाशील धातु, मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन या लोहा, ठीक है। और ये टिन, क्या है ये? टिन। टिन को लिखते हैं एसएन से। टिन को किससे लिखते हैं? एसएन से। लेड या सीसा, लेड या सीसा, इसको लिखते हैं पीबी से। तो ये कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है बेटा। कौन सी क्रियाशील है? मध्यम क्रियाशील। अब बात करते हैं कम क्रियाशील की, कम क्रियाशील की। यहां पे दो बेटा, कॉपर है, तांबा है,
Hg मतलब पारा, Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना और Pt मतलब प्लेटिनम। ये कम क्रियाशील है। मतलब सबसे पहले नंबर किसका आया? पोटेशियम। पोटेशियम से कम क्रियाशील सोडियम, सोडियम से कम क्रियाशील लिथियम, लिथियम से कम क्रियाशील कैल्शियम और कैल्शियम से कम क्रियाशील मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम क्रियाशील जस्ता, जस्ते से कम लोहा, लोहे से कम टिन, टिन से कम लेड, लेड से कम पारा, पारे से कम ऐसे शाबाश। समझ में आया? मतलब नीचे से तो क्या हो रहा है बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो धातुओं का बढ़ती क्रियाशीलता, मतलब धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता घटते जा रही है। तो ये आपकी क्रियाशीलता श्रेणी है। क्या है ये बेटा? क्रियाशीलता श्रेणी। तो धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जब उनकी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जो व्यवस्था की जाती है और उससे जो श्रेणी मिलती है वो अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। और मैंने ऐसे व्यवस्था की तो ये आपकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। समझ में आया बेटा? पक्का? शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। अब आगे चलते हैं। अब अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करने का ट्रिक देखो बेटा, कैसे याद करोगे? अभिक्रियाशीलता श्रेणी को कैसे याद करना है? ध्यान दो बेटा, कैसे याद करना है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करने की ट्रिक, कैसे इसको याद करना है? सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम था, उसके बाद में सोडियम था, उसके बाद में लिथियम था, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, चांदी, सोना और प्लेटिनम। ऐसे था ना? इनको लाइन से याद करना है। सही है बेटा? तो आपको याद करने का ट्रिक मैंने बताया है, खाना लेट खाया मजा आया जी, खाना लेट खाया मजा आया जी। फिर सनम पेट, आप या तो पेट बोल सकते हो या प्रॉब्लम बोल सकते हो। फिर सनम पेट या फिर प्रॉब्लम क्यों है आगे लगाओ पता। ठीक है बेटा? तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करने की ट्रिक है, खाना लेट खाया मजा आया जी, फिर सनम प्रॉब्लम क्यों है आगे लगाओ पता। प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, पेट भी बोल सकते हो। समझ में आया बेटा? तो ये आपकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करने की ट्रिक है। ठीक है? तो आप ऐसे बोल के याद कर सकते हो, खाना लेट खाया मजा आया जी, फिर सनम पेट क्यों है आगे लगाओ पता, प्रॉब्लम क्यों है आगे लगाओ पता। ठीक है बेटा? तो देखो बेटा, खाना, क्या बोला मैंने? खाना, खा का मतलब के लिख दिया, ना का मतलब एन, तो ये हो गया खाना। ठीक है? लेट लिथियम, खाया कैल्शियम, मजा Mg, ठीक है, मैग्नीशियम, और आया एल्यूमिनियम Zn, फिर Fe, सनम Sn। ठीक है? पेट या प्रॉब्लम मतलब पीबी सही रहेगा, प्रॉब्लम। ठीक है? या फिर पेट भी बोल सकते हो। क्यू Cu है Hg, ठीक है, मतलब मर्क्यूरी। आगे Ag मतलब चांदी सोना, ये चांदी, सॉरी बेटा चांदी। ठीक है? लगाओ मतलब Au मतलब सोना और Pt मतलब प्लेटिनम। समझ में आया? ऐसे आप सक्रियता जो श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी है, जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, इसको सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं बेटा। कंफ्यूज मत हो जाना, क्या बोला मैंने? कंफ्यूज नहीं होना। इनको सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी बोलते हैं, और इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हो। मतलब ये इधर ज्यादा क्रियाशील है, फिर कम होती जा रही है क्रियाशीलता। समझ में आया? पक्का? आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अभिक्रिया ही पढ़ रहे हैं अपन। ध्यान दो बेटा, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में देखी, पानी के साथ में देखी, अम्लों के साथ अभिक्रिया देखी, नाइट्रिक अम्ल के साथ में देखी। ठीक है? इसके बाद में हमने अम्लराज के बारे में थोड़ा बीच में पढ़ लिया, क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में बीच में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ रहे हैं, तो धातुओं की हम धातु लवणों के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। धातुओं की किसके साथ? धातु लवणों के साथ में अभिक्रिया। तो धातु अपनी क्रियाशीलता के आधार पर धातु लवणों के अभिक्रिया करती है।
देखो बेटा ध्यान दो क्या बोला है, जो धातु होती है ना वो अपनी क्रियाशीलता के आधार पर, मतलब कौन सी कितनी क्रियाशील है, कौन सी कितनी क्रियाशील है, इस आधार पर धातु लवणों से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। मतलब धातुओं की क्रिया करवा रहे हैं धातु लवणों से, अब धातु लवणों से क्रिया तो करेगी लेकिन अपनी अभिक्रियाशीलता के आधार पर, मतलब ज्यादा क्रियाशील है तो फटाक से इनके साथ में क्रिया कर लेगी। समझ में आया? तो अपनी क्रियाशीलता के आधार पर धातु लवणों के साथ में ये क्या करती है, क्रिया करती है। यदि धातु ए ने धातु बी को उसके लवण से विलयन में से विस्थापित किया तो इसका अर्थ यह है कि धातु ए धातु बी की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। ध्यान दो बेटा, अब समझ में आएगा। धातु की अधातु लवणों से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो धातु है ना बेटा, धातु अपनी क्रियाशीलता के आधार पर, अपनी क्रियाशीलता के आधार पर कि वह कितनी क्रियाशील है, उसी आधार पर वो धातु लवणों से क्या करती है, क्रिया करती है। समझ में आया? सपोज किया कि धातु ए है, ठीक है, वो क्रिया कर रही है, ध्यान दो बेटा, धातु ए है वो क्रिया कर रही है धातु बी के लवण के विलयन के साथ में। मतलब धातु बी का क्या है, लवण है, यहां पे धातु बी का क्या है, लवण। धातु की क्रिया करवाए धातु बी के लवण के साथ में, ठीक है। तो बेटा क्या करेगी, ये धातु ए है ना, ये धातु ए, ध्यान दो बेटा, धातु ए की क्रिया करवाए धातु बी के लवण के साथ में। तो इस ए धातु ने क्या किया, इसको अंदर गई, इस लवण के अंदर गई ये धातु, और इस बी को यहां से हटा दिया, इस बी को यहां से हटा दिया, और खुद यहां पे जुड़ गई, खुद यहां पे जुड़ गई ये धातु, और बी को बाहर निकाल दिया, बी को क्या किया, बाहर निकाल दिया, और खुद इस विलयन में भूल गई, खुद इस विलयन में भूल गई, खुद इसके साथ में जुड़ गई लवण के साथ में, और इसको बाहर निकाल दिया। मतलब ए धातु क्या है, क्रियाशील है, धातु क्रियाशील है, अधिक ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, किससे, बी से, बी से ज्यादा शक्तिशाली। ये बेचारी कमजोर था बी, हाँ कमजोर था, ये ताकतवर था, ये यहां पे गया, बी को यहां से हटा दिया, भगा दिया, बोलते चल निकल, चल निकल, निकाला, और खुद यहाँ पे लवण में जुड़ गया और इसको बाहर निकाल दिया। मतलब इसने इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ए ने बी को क्या कर दिया मतलब विस्थापन अभिक्रिया याद आई, विस्थापन अभिक्रिया याद आई ना। जब कोई धातु कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही बात सेम यहाँ पे, वही सेम बात है। देखो बेटा कैसे, देखो उदाहरण से समझो। कौन सा गुण देख रहे हैं हम यहाँ पे, धातुओं की लवणों से अभिक्रिया, रासायनिक गुण हम देख रहे हैं, जिसमें कौन सा देख रहे हैं, धातुओं की लवणों से अभिक्रिया। ये आपकी धातु हो गई, लोहा क्या है, धातु है, जो सॉलिड होता है, लोहा भी बोल सकते हैं, आयरन भी बोल सकते हैं, फेरस भी बोल सकते हैं, लोहा भी बोल सकते हैं, आयरन भी बोल सकते हैं, फेरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये धातु है, सॉलिड है, इसकी क्रिया करवाई इस लवण से, और लवण कौन सा है, ये लवण कौन सा है, कॉपर सल्फेट। कौन सा है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर ये देखो बेटा, इसके अंदर CuSO4 भरा हुआ है, इसके अंदर क्या डाल दिया, Fe डाल दिया। क्या डाल दिया, Fe, लोहा डाला, लोहा अंदर इसके गया, इसके साथ में झगड़ा किया, मतलब अभिक्रिया किया। समझ में आया, अभिक्रिया करके ये लोहा क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, FeSO4। ध्यान दो, ये लोहा इसके साथ अभिक्रिया किया, यहां कॉपर कमजोर था, लोहा ज्यादा क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी में आप देख सकते हो जो थोड़ी देर पहले पढ़ी है। तो ये लोहा कॉपर से ज्यादा भी क्रियाशील है, इसने इसको हटाया और खुद यहां पे जुड़ गया, तो क्या बन गया, FeSO4, और इस Cu को बाहर निकाल दिया, Cu को बाहर निकाल दिया। मतलब लोहे ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये हो गई धातु की लवणों के साथ में अभिक्रिया। तो धातु जब लवणों से अभिक्रिया करते हैं तो अपनी क्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रिया करते हैं। अगर अधिक क्रियाशील है तो लवण में से उस तत्व को हटा देगा, लवण में से उस तत्व को हटा देगा। तो लोहा अधिक क्रियाशील है तो इस तत्व को हटा दिया और क्रिया करके, ठीक है, और खुद इसके साथ में जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। पहले कॉपर सल्फेट था, अब आयरन सल्फेट बन गया। मतलब Fe जुड़ गया, Cu को हटा दिया, या फिर लोहा सल्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया, पक्का।
चलो आगे चलते हैं। धातुओं की अधातुओं से क्रिया, धातुओं की अधातुओं से क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से देख ली, धातुओं की पानी से देख ली, धातुओं की अम्लों से देख ली, धातुओं की नाइट्रिक अम्ल से देख ली, धातुओं की लवणों से देख ली। ठीक है, अब देखेंगे धातुओं की अधातुओं के साथ में अभिक्रिया, मतलब धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया करवाएंगे। ध्यान दो बेटा, राजवायु, राजवायु कौन सी होती है? आपने आवर्त सारणी के अंदर 18 नंबर का कॉलम देखा होगा, 18 नंबर का समूह देखा होगा, लास्ट में है, उसमें उसको हम राजवायु गैसें बोलते हैं। कौन से गैसें बोलते हैं? राजवायु गैसें, राजवायु गैसें बोलते हैं। या फिर हम आदर्श गैसें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदर्श गैसें भी बोल सकते हैं। या फिर हम उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। इसको हम शून्य समूह भी बोलते हैं, शून्य समूह भी बोलते हैं। जो आवर्त सारणी में 18 नंबर का समूह होता है उसको हम शून्य समूह भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन सबकी संयोजकता शून्य होती है, इसलिए उसको शून्य समूह बोलते हैं। और इसके अंदर जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु हैं, वो सब आदर्श गैसें हैं, राजवायु गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं। और वो कौन कौन सी है? मैंने आपको डायलॉग बताया था, हीना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, यही होते हैं। शाबाश। तो राजवायु, राजवायु कौन कौन सी? हीलियम, नियोन और आर्गन। ये अधातु, ये अधातु भी है बेटा, मैंने आपको बताया। आप बोलोगे सर ये तो गैस है, ये तो गैस है। तो ध्यान दो बेटा, आपको मैंने अधातु के गुणधर्म में पढ़ा है, धातुएं ठोस अवस्था में भी पाई जाती है और गैसीय अवस्था में भी पाई जाती है। तो ये गैसीय अवस्था में है ये धातु। ये धातु कैसे है? गैसीय अवस्था में। कौन कौन सी? हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम, नियोन और आर्गन, ये गैसीय अवस्था में है। ठीक है, तो ये अधातुएं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है बेटा। ये राजवायु धातु है ना, अधातु, सॉरी बेटा अधातु, ये राजवायु अधातु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, मतलब किसी से क्रिया नहीं करती है। क्यों? राजवायु बोले तो आदर्श गैस, इनका आदर्श गैस भी नाम है। अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती है। क्योंकि क्या होता है, जो अधातुओं की जो कक्षा है ना बेटा, अधातुओं की जो कक्षा है, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इनकी जो बाह्यतम कक्षा है ना, बाहर वाली कक्षा, वो पूरी भरी हुई होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी भरी हुई रहती है। इसलिए ये क्या करती हैं? किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। समझ में आया बेटा? समझ में आया ना? धातुओं के ऑक्सीकरण से धन आयन व अधातुओं के अपचयन से ऋण आयन बनते हैं। ध्यान दो बेटा, जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं। धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन दान करती है। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अधातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, धातुएं इलेक्ट्रॉनों का दान करती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती हैं, जिसके कारण आयनिक यौगिक बनते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉनों को दान करती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। तो धातुओं की और अधातुओं की दोनों की क्रिया करवा रहे हैं, यही तो देख रहे हैं हम। धातुओं की और अधातुओं की क्रिया देख रहे हैं, अभिक्रिया देख रहे हैं। तो धातु की और अधातु की दोनों की जब हम क्रिया करवाएंगे तो धातु तो इलेक्ट्रॉन दान कर देगी, और वो जो दान कर रही है तो अधातु उसको क्या कर लेगी? ग्रहण कर लेगी। अधातु उसको क्या कर लेगी? ग्रहण कर लेगी। और फिर उन दोनों से क्या बन जाएगा? एक आयनिक यौगिक बन जाएगा। दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा? आयनिक यौगिक। तो ध्यान दो बेटा, कैसे? ऐसे। कैसे बेटा? ऐसे। ये तो हो गई आपकी धातु सोडियम, धातु हो गई सोडियम। और ये Cl2 क्या हो गई? अधातु, क्लोरीन अधातु हो गई। दोनों ने क्रिया की, ये तो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है सोडियम, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इसने दान किया, इसने ग्रहण किया, दोनों ने अभिक्रिया की और आयनिक यौगिक क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। दोनों जुड़कर क्या बना लिए? सोडियम क्लोराइड, 2NaCl। Na ने और Cl ने दोनों ने क्रिया की, इसने इलेक्ट्रॉन दान किया, इसने ग्रहण किया, दोनों ने क्रिया की और आयनिक यौगिक NaCl बना लिया, मतलब सोडियम क्लोराइड बना लिया। क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है? आयनिक यौगिक है।
क्या है? आयनिक यौगिक। तो आप ये समझ गए होंगे कि धातुओं की अधातुओं से क्रिया करवाई जाती है तो आयनिक यौगिक बनता है, क्योंकि धातुएं तो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन दान करती है और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए ये दोनों आपस में क्रिया करके आयनिक यौगिक बना लेते हैं। समझ में आया बेटा? पक्का? चलो बेटा आगे चलते हैं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम व पोटेशियम, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं, इनके MgCl2 और KCl ऐसे आयनिक यौगिक बनते हैं। समझ में आया बेटा? जैसे ये अभी क्रिया पड़ी है ना, सोडियम की और क्लोरीन की, दोनों की क्या बना? NaCl बना। ठीक है बेटा? ऐसे ही क्या होता है, Mg और Cl दोनों क्रिया करके MgCl बनाते हैं, ये आयनिक यौगिक बन जाता है। ठीक है? ये दोनों अभी क्रिया करके, ठीक है बेटा, ऐसे बन जाता है। और ऐसे ही पोटेशियम, ये धातु हो गई, यहां पे ये धातु, यहां पे ये अधातु, यहां पे पोटेशियम धातु हो गई, और Cl अधातु हो गई, तो KCl बन जाएगा। ये आयनिक यौगिक बन गया। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दान किया, इसने ग्रहण किया, और दोनों ने क्या बना लिया? KCl, ये आयनिक यौगिक बना लिया। तो धातु और अधातु आपस में क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती है। समझ में आया बेटा? पक्का? अरे जोश कहां गया? हाउ इज द जोश? शाबाश। आगे देखो बेटा, ध्यान दो बेटा। ये तो हो गया अपना धातुओं का रासायनिक गुणधर्म। हमने देख लिया धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। हमने देख लिया धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं की सक्रियता श्रेणी भी देख ली, अम्लराज भी देख लिया। अब हम देख रहे हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म अब हम देखेंगे। ठीक है बेटा? कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, ध्यान दो, थोड़ा सा ही है, ध्यान दो। धातुओं की अभिक्रिया, अधातुओं की अभिक्रिया, ध्यान दो बेटा। अधातुओं की बात कर रहे हैं अब किसकी बात कर रहे हैं? धातुओं की बात कर ली, धातुओं की बात किया अपन ने अभी। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ठीक है? क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइडों की क्रिया जल से करवाते हैं तो क्षार बनता है। धातुओं की क्रिया हम पानी से करवाए तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है? धातुओं की क्रिया अम्लों से करवाई और अम्लों से क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और साथ में क्लोराइड लवण और सल्फेट लवण बनते हैं। धातु की क्रिया अगर हम HCl से करवा रहे हैं तो क्या बनता है बेटा? क्लोराइड लवण। और धातु की क्रिया H2SO4 से करवाते हैं तो सल्फेट लवण बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके बाद में हमने किससे क्रिया करवाई बेटा? नाइट्रिक अम्ल से। किससे? धातु की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से करवाई जाती है तो क्या बनता है बेटा? नाइट्रेट लवण बनता है। क्या बनता है बेटा? नाइट्रेट लवण बनता है। समझ में आया सभी को? इसके बाद में हमने क्या देखा बेटा? और इससे पहले हमने ये भी देखा बेटा, कुछ धातुएं थी जो पानी के साथ में अभी क्रिया नहीं कर रही थी, वो वाष्प से क्रिया कर रही थी। जैसे कौन कौन सी? जिंक, एल्यूमिनियम और लोहा, वो भाप से क्रिया कर रही थी और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही थी। समझ में आया बेटा? इसके बाद में हमने क्या देखा बेटा? धातु लवण, मतलब धातु की क्रिया धातु लवणों से करवा रहे थे, तो वो प्रतिस्थापन वाली बात है उसमें। मतलब धातु अगर अधिक क्रियाशील है लवण में उपस्थित तत्व से, तो वो लवण के उपस्थित तत्वों को धातु हटा देती है और खुद वहां पे प्रतिस्थापित हो जाती है, उस धातु लवण में घुल मिल जाती है। धातु लवणों से देख ली। फिर धातुओं की अधातुओं से क्रिया देखी कि धातु अधातु से क्रिया करते हैं तो धातु तो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, दोनों आपस में क्रिया करके आयनिक यौगिक बना लेते हैं। जैसे सोडियम Na और क्लोराइड Cl2 दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो 2NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल देख लिया हमने इसमें। पोटेशियम के साथ में क्लोराइड की अभिक्रिया देख ली तो KCl बना। मैग्नीशियम की देखिए तो MgCl2 बना। सही है बेटा? अब बात करते हैं अधातुओं की। किसकी? अधातुओं की। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान दो बेटा, अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं। अब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ में देखेंगे। किसके साथ में देखेंगे बेटा? ऑक्सीजन के साथ में। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में देख ली थी, अब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ में देखेंगे तो क्या होता है बेटा? क्या होता है? तो देखो बेटा क्या होता है, अधातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर अम्लीय ऑक्साइड बनता है। ध्यान दो बेटा, वहां पे धातु ऑक्साइड बन रहा था, धातुओं की ऑक्सीजन से साथ में करवा रहे थे तो
अब धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करवाओगे तो अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? अम्लीय ऑक्साइड। कुछ परिस्थितियों में उदासीन ऑक्साइड बनते हैं और कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है अभिक्रिया में कि उदासीन ऑक्साइड बनते हैं, अम्लीय नहीं बनते हैं। कैसे बनते हैं? उदासीन। कैसे बनते हैं? उदासीन। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, ध्यान दो। हमने देख लिया कि अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं, कुछ परिस्थितियों में उदासीन ऑक्साइड बनते हैं। तो ध्यान दो बेटा, यहां पे आपका क्या हो गया? कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? ये कार्बन है C। ठीक है बेटा, क्या है ये? अधातु है। इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाई, मतलब ये इसका पूर्ण ज्वलन हो रहा है, कार्बन जल रहा है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कैसा होता है? अम्लीय। कैसा होता है ये? अम्लीय ऑक्साइड। ये ऑक्साइड अम्लीय है, अम्लीय ऑक्साइड हो गया। तो अधातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनता है। उदाहरण के लिए कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो कि अम्लीय ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड। ध्यान दो बेटा, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ में इसको जलाया गया, यहां पे इसका पूर्ण ज्वलन हुआ था, पूरी तरीके से जला था। यहां पे इसका अपूर्ण ज्वलन हो रहा है, मतलब पूरा नहीं जल रहा है, पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। पूरी तरीके से जला तो CO2 बना। अब ये पूर्ण ज्वलन नहीं हुआ, पूरी तरीके से जला नहीं है, इसलिए ये केवल CO ही बना है। क्या बना है? CO। CO2 था यहाँ पे डाइऑक्साइड बना है। क्या बना है? डाइऑक्साइड। यहाँ पे मोनोऑक्साइड बना है। क्या बना है बेटा? मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कैसा है बेटा? उदासीन। कैसा है? उदासीन। पूर्ण ज्वलन हुआ तो अम्लीय ऑक्साइड बना और अपूर्ण ज्वलन हुआ तो उदासीन ऑक्साइड बना। समझ में आया? तो धातुओं की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनता है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी तरीके से जलाया गया, पूर्ण ज्वलन हुआ तो CO2 बना, जो कि उदासीन ऑक्साइड, सॉरी बेटा, अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है बेटा। अब कार्बन को अपूर्ण ज्वलन किया गया तो CO बना, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बना, जो कि उदासीन है। समझ में आया बेटा? चलो आगे बढ़ो। अब देखो बेटा, दूसरा गुण देखते हैं, अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। वहां पर धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया हो रही थी तो क्या हो रहा था? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही थी। क्या हो रहा था? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही थी। यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या होता है? अधातुओं की पानी के साथ, बोले तो H2O के साथ में अभिक्रिया। तो अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया नहीं होती है। अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन किंतु परंतु हैलोजन, हैलोजन जानते हो ना? आवर्त सारणी में 17 समूह के तत्व, आवर्त सारणी में 17 समूह के तत्व। और वो तत्व मैंने कैसे बताए थे? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन अपवाद है। क्या है ये बेटा? अपवाद। वैसे हमने पढ़ लिया कि अधातु पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन हैलोजन वंश के जो तत्व हैं, बोले तो 17वां समूह के जो तत्व हैं आवर्त सारणी में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये क्या करते हैं बेटा? पानी के साथ में क्रिया करते हैं। मतलब ये अपवाद हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ठीक है? हाँ, देखो बेटा, जैसे क्लोरीन Cl, क्लोरीन पानी में घुलकर हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। उदाहरण देख लो बेटा, जैसे जो आपका क्लोरीन है वो हैलोजन वंश से आता है, पानी के साथ में घुलता है और हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। तो ये आपका क्लोरीन जो कि गैस है, पानी के अंदर घुला, लिक्विड, L मतलब लिक्विड, पानी के अंदर घुला और HOCl बनाया, HOCl का जलीय विलयन बनाया, AQ जलीय विलयन। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस अम्ल। और आगे ये HCl निकल गया। ठीक है बेटा, पक्का? तो देखो बेटा, ये अपवाद हो गया। अधातु ये पानी के साथ में क्रिया नहीं करती है, लेकिन क्लोरीन ने कर ली, क्लोरीन ने भी क्रिया कर ली और क्या बनाया? हाइपोक्लोरस अम्ल बना लिया।
समझ में आया बेटा? चलो पानी के साथ अभिक्रिया देख ली, ऑक्सीजन के साथ देख ली। ऑक्सीजन के साथ में अधात्वीय क्रिया करती है तो क्या होता है? भूल गए? अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। शाबाश बेटा, ध्यान नहीं है। वड़ा पाव के ठेले पे ध्यान है, मंचूरियल बेल के इधर तुम्हारा ध्यान है। शरीर यहां बैठा है, मन यहां, दिमाग यहां, तो दिमाग को यहां लाओ। शरीर, दिल, दिमाग सबके साथ में यहां बैठो बेटा। तो ध्यान दो बेटा, अधातुओं की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं। कुछ परिस्थितियों में क्या होता है? उदासीन ऑक्साइड बनते हैं। अधातुओं की क्रिया पानी के साथ में नहीं होती है, लेकिन हैलोजन वंश वाले तत्व पानी के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे क्लोरीन पानी में घुलता है और हाइपोक्लोरस अम्ल बना लेता। अब बात करते हैं बेटा अधातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया। तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया, अधातुओं की तनु अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तनु अम्ल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोडाइन क्या है? अपवाद है। अम्ल के साथ में भी अभिक्रिया नहीं होती है, पानी के साथ में भी, लेकिन हैलोजन वंश तो क्या है? अपवाद है, ये क्रिया कर लेते हैं। जैसे क्लोरीन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन व ब्रोमीन जल का जलीय विलयन बनाता है। उदाहरण के लिए देख लो बेटा, ये Cl2 है, क्लोरीन है, ये गैस है, ठीक है, और ये HBr तनु हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसके साथ में क्रिया किया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन बना लिया और ब्रोमीन यहां पे बाहर निकल गया। समझ में आया बेटा? तो देख लो बेटा ये, ठीक है, आगे चले। तो पानी के साथ में और अम्ल के साथ में भी क्रिया नहीं होती है, लेकिन हैलोजन वंश क्रिया कर लेते हैं। अब बात करते हैं अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया, तो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। अनुकूल तापमान दाब उत्प्रेरक, मतलब तापमान अगर बराबर है, दाब अगर बराबर है, उत्प्रेरक अगर सही है, ठीक है, आदि की उपस्थिति में अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन के साथ में क्या हो जाती है? अभिक्रिया। किनकी? अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ में क्या होती है? क्रिया होती है। जब तापमान अनुकूल रहेगा, दाब अनुकूल रहेगा और उत्प्रेरक अनुकूल रहेंगे, तो हाइड्रोजन के साथ में अधातुओं की क्या हो जाती है बेटा? क्रिया हो जाती है, अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, ध्यान दो बेटा, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, इसकी क्रिया करवा रहे हैं सल्फर से। किससे करवा रहे हैं? सल्फर से। ठीक है बेटा, अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया, तो सल्फर की क्रिया हाइड्रोजन से करवाए, ये सल्फर है, अधातु है, क्या है ये? अधातु। इसकी क्रिया करवाए हाइड्रोजन से, तो क्या बना? H2S। क्या बना? H2S। समझ में आया बेटा? हाँ, आगे देखो और एग्जांपल देखो। N2 नाइट्रोजन, इसकी क्रिया करवाए हाइड्रोजन से। हंस क्यों रहे हो तुम? चलो बेटा ध्यान दो, यहां पे वड़ा पाव खिलाओ। चलो लेक्चर होने के बाद में वड़ा पाव, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बस, यही तो है, केवल यही तो पढ़ना है। ध्यान दो बेटा, नाइट्रोजन है बेटा, हम पढ़ रहे हैं क्या? अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो अधातु अभी किससे क्रिया करवा रहे हैं? अधातु की हाइड्रोजन के साथ में। यहां पे आपका N2 क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। इसकी क्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोजन, क्योंकि अधातु के हाइड्रोजन के साथ अभी क्रिया पढ़ रहे हैं। आपका नाइट्रोजन अधातु है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करवाए तो क्या बना? अमोनिया बना। क्या बना बेटा? अमोनिया। समझ में आया बेटा? इसके बाद में आता है आयनिक यौगिक, जो कि हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमने ये देख लिया कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है। फिर देखा हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, और अम्लराज देख लिया और अभिक्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी देख ली। अब अपने इसमें दो टॉपिक बचे हैं, वो देखेंगे आयनिक यौगिक
आगे वाले लेक्चर में। सॉरी बेटा, एक की टॉपिक बचा है ना, आयनिक यौगिक, वो अगले वाले लेक्चर में देखेंगे बेटा। तो घर पे जाना, अच्छे से इन सबको एक बार पढ़ना, रिवाइज करना, कुछ डाउट हो मुझे पूछना। वैसे तो इजी से मैंने नोट्स बना दिए हैं, आप एक बार देखते ही समझ जाओगे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे से। आई होप, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा, तो घर पे जाना और सबके सब रिवाइज करना, पढ़ना, ठीक है। कुछ डाउट हो मुझे पूछना और लिख लिख के पढ़ाई करना बेटा, ऐसा नहीं सिर्फ ऐसे, एक बार याद करो और फिर उसको लिखो। जैसे आप याद करोगे कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म ये हैं, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म ये है, फिर उसको लिख के देखो बेटा। ठीक है बेटा, फिर आपको कहाँ नहीं आ रहा है आपको समझेगा, लिख के देखोगे तो, और उससे क्या है आपका राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप इनके रासायनिक गुणधर्म देख लोगे। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म आप याद करके देखना कि जो धातु है उनकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया होती है तो क्या होता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड बनता है, फिर आप उसको लिख के देखना, उसकी अभिक्रिया भी लिख के देखना और उसको जो थ्योरी है वो भी लिख के देखना। ठीक है बेटा, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, और डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ठीक है बेटा, मिले फिर बाद में। चलो बाय बेटा।